और देखिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं देश के जाने माने डॉक्टर और गुरुग्राम के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार। बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से। सर, नई गाइडलाइंस जारी की गई है कोरोना को लेकर, उसमें तमाम अहम बिंदु हैं और मास्क का भी जिक्र है। मैं चर्चा की शुरुआत मास्क से इसलिए करना चाहूंगा सर, क्योंकि मास्क को सबसे बड़ा हथियार अभी तक हम लोग मानते आए हैं और बहुत अहम हथियार अभी भी है। मास्क को लेकर जो बातें कही गई हैं एक बार वो हमारे दर्शकों को आप समझाइए। और साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें N95 का जिक्र नहीं है सर। मास्क कपड़े का लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, लेकिन N95 का जिक्र नहीं है। आदर्श जी, आपको और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। और ये जो भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कल एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कोरोना से जुड़े भिन्न भिन्न बिंदुओं को एक बहुत अच्छे पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में संग्रहित करके कुछ जारी की हैं। और इसमें 5 अहम बिंदु हैं जो मैं बाद में, जब आप इजाजत देंगे, मैं बता दूंगा। आपने मास्क की बात की है, तो इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है कि जो अब ट्रांसमिशन की बात हम अब तक करते थे, जिसमें लास्ट ईयर हमने ड्रॉपलेट्स पर और सरफेस ट्रांसमिशन पे ज्यादा जोर दिया था, तो उसके बारे में अब एरोसॉल की अहमियत बढ़ती चली जा रही है और एरोसॉल को मद्देनजर रखते हुए मास्क की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। तो ये एरोसॉल क्या है? जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, गाते हैं, कोई भी तरह से हमारे मुंह से और नाक से जो सलाइवा के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कुछ 5 माइक्रोन से बड़े साइज के होते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जो माना जाता है कि 2 मीटर के डिस्टेंस के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिनको हम एरोसॉल कहते हैं, जिसको आप एक तरह से धुआं जैसा समझ लीजिए। जो अब ये क्लियर कट रिसर्च है कि वो करीब करीब 10 मीटर तक फैल जाते हैं और अगर वहां पर वेंटिलेशन ना हो तो वो वहां कंडेंस हो जाते हैं और वो फिर दूसरे लोग उसको ले सकते हैं। तो ऐसे सूरत में आपने अगर खांसा या बोला तो कितनी दूर तक वो एरोसॉल गया, और दूसरा व्यक्ति उसने अगर वो इनहेल किया तो उसके अंदर कितनी डोज गई। इसमें बैरियर जो हमारी नाक और मुंह के आगे है, उसका सबसे अहम रोल हो जाता है। और इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मास्क एक बहुत ही, मैं कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है हमारा आज इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने के लिए। तो अब तक हम इसमें सिंगल मास्क की बात करते थे, लेकिन चूंकि अब मास्क सबसे अहम चीज है और हो सकता है कि अक्सर हम लोग 10 मीटर के अंदर हों, तो डबल मास्किंग की बात की गई है। अगर हम मास्क की एफिशिएंसी देखें तो जैसा कि नाम से विदित है, N95 करीब करीब 95-96% पार्टिकल्स को रोक लेता है। अगर आप संक्रमित हैं तो आपके पार्टिकल्स को बाहर आने से, और अगर बाहर संक्रमण है हवा में तो उन पार्टिकल्स को अंदर जाने से 95। लेकिन जब हम कपड़े का मास्क देखते हैं, खासकर से अगर पतला सा सिंगल लेयर कपड़े का मास्क है, तो उसकी एफिशिएंसी करीब 40-50% आ जाती है, यानी 50% पार्टिकल चले जाते हैं। अगर हम सर्जिकल मास्क देखें तो वो भी करीब 55-60% के आसपास होता है। लेकिन अगर हम एक सर्जिकल मास्क और एक क्लॉथ मास्क को कंबाइन कर दें तो उसकी एफिशिएंसी करीब करीब 80-85% तक पहुंच जाती है। तो जो गाइडलाइन अभी दी है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कल, उसमें उन्होंने जोर दिया है कि हम आज की तारीख में एक सर्जिकल मास्क और एक कपड़े का मास्क, इसका कॉम्बिनेशन पहने। तो मैं आपको, अगर आप इजाजत दें तो इसको बिल्कुल पहन के और यूज करके दिखा दूं। यही मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या होगा। जी, ये देखिए, ये एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है जिसमें ये 4 फीते लगे हैं, और इसमें ये इसकी ऊपर की साइड है जहां एक क्लिप होता है जिसको हम नाक के ऊपर अपने टाइट कर लेते हैं। देखिए, मास्क का मतलब ये नहीं है कि हमने नाक या मुंह के आगे कोई ढीली सी चीज डाल दी है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब हम सांस लें या सांस निकालें तो 100% हमारी सांस इसके थ्रू निकले, ताकि ये फिल्टर का काम कर सके। अगर आपने मास्क ऐसे लटका लिया, आपकी नाक खुली हुई है और यहां से सांस जा रही है, तो इस मास्क लगाने का 0% फायदा है। तो इसको लगाने का मैं तरीका आपको बता देता हूं कि हमें इसको नाक के ऊपर लगाना है। मान लीजिए ये लगाना है, मैंने इसका फीता ऊपर बांधा और इसको अच्छी तरह से हम बांध लें। ये हमने बांध लिया। अब ये इसका नीचे वाला है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये ऐसे रहता है, इसको हमें थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है।
जी इसको नीचे की तरफ खींच के और इसको पीछे देखिए, मेरा नाक, मुंह और थोड़ी पूरी कवर्ड है। जी तो इसको हमने पीछे अपने यहाँ पर टाइट करके बांध लिया। मैं इसको पूरा नहीं बांध रहा हूँ समय बचाने के लिए। जी अब एक जरूरी स्टेप है कि आप इसको नाक के ऊपर इस क्लिप को टाइट करें, जिससे नाक के ऊपर से आपकी हवा ना निकले जी और साइड से भी ये टाइट होना चाहिए। अब देखिए इस समय जिस तरह से ये बंधा है, मोस्टली मेरी श्वास जो है इसके थ्रू निकलेगी, लेकिन ये मुझे अभी 60% के आसपास प्रोटेक्शन दे रहा है। अब मैंने एक डबल लेयर ये कपड़े का मास्क लिया। ये देखिए, ये डबल लेयर है, इसमें 2 लेयर जी स्लाइड कर रही है और इसको लेकर के मैंने इसके ऊपर से इसको लगा लिया और इसको भी फैला करके मैंने नाक और मुंह पूरा कवर कर लिया। अब ये जो और इसको भी इस तरह देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइड से देखें कि कहीं कोई जगह खाली ना हो जिससे साइड से हवा ना चली जाए। अब ये दोनों मिलकर के मुझे करीब करीब 80-85% प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं खांसूंगा, बोलूंगा, सांस लूंगा तो वो 80-85% पार्टिकल्स बाहर नहीं आएंगे, और अगर बाहर जो संक्रमण है वो 80-85% मेरे अंदर नहीं जाएगा। तो ये आज की रिकमेंडेशन है कि आइडियली अंदर एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क हो। ठीक है। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों डबल लेयर या ट्रिपल लेयर क्लॉथ मास्क ले लें। एक पतली सी सिंगल लेयर कपड़े की जो अक्सर लोग लगाते हैं या चुन्नी को लगा लेते हैं जिसमें जाली होती है, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं आएगा। कम से कम डबल लेयर क्लॉथ मास्क। तो आइडियल है N95, और अदरवाइज N95 ना हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट है वो अंदर सर्जिकल मास्क और ऊपर कपड़े का मास्क। अब N95 भी मैं आपको दिखा दूं कि N95 जो है वो हमें पूरा प्रोटेक्शन देता है। हमने इसको लगा लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो नाक के ऊपर क्लिप है इसको टाइट करना है, साइड से उसको एडजस्ट करना है, पूरी नाक, पूरा मुंह और थोड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइड में ये होना चाहिए। बहुत से लोग इसके ऊपर भी मास्क डाल रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं सीडीसी की, क्योंकि हमारे साइंटिफिक एडवाइजर ने इसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया है, लेकिन सीडीसी गाइडलाइंस में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि N95 आपको 95% से ऊपर प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसके साथ में कोई एक्स्ट्रा मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको कैसे पहने वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आदर्श जी, ये N95 का जिक्र मैंने भी किया था सर, आपने वो डाउट भी दूर कर दिया। लेकिन एक डाउट और बताइए, सर्जिकल मास्क हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सर्जिकल मास्क और दूसरा कपड़े का मास्क। सर्जिकल मास्क कितने दिन तक पहन सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं क्या? जी आइडियली सर्जिकल मास्क जो है वो पहले तो एक व्यक्ति पहने, एक दूसरे से शेयर नहीं करे, नंबर 1। नंबर 2, इसको हम धो नहीं सकते। इसको अगर आपने धोया तो ये खत्म हो जाएगा। नंबर 3, जो कहा गया है कि आइडियली इसको हम लोग जब ओटी वगैरह में पहनते हैं तो इसको 6 घंटे के बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसमें गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो 1 दिन यूज करने के बाद इसको अगले दिन साफ जगह पे धूप में या कहीं रख दें, और 5-6 दिन इसको साफ जगह रखने के बाद में आप इसको रीयूज कर लेते हैं। कल की गाइडलाइंस में जो साइंटिफिक एडवाइजर साहब की है उसमें ऐसा मेंशन है। सर कपड़े के मास्क, उसमें जिक्र ये भी है कि अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप 2 सूती मास्क पहन ले। तो मैं सीधा ये जानना चाह रहा हूं, कपड़े के मास्क कितने सुरक्षित हैं? जी आदर्श जी, मैं आपको नंबर्स बता देता हूं कि N95 95 96 के करीब प्रोटेक्शन दे रहा है। अंदर सर्जिकल मास्क, ऊपर कपड़े का मास्क, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको 80-85% प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आपने खाली सर्जिकल मास्क लगाया है ट्रिपल लेयर वाला, वो करीब 60-60% के करीब है। डबल लेयर कपड़े का मास्क खाली है तो वो 50% है। अब अगर आपने 2 कपड़े के लगा लिए हैं तो शायद वो 60-70% के आसपास आ जाएगा। तो आइडियल है N95, उसके बाद है अंदर सर्जिकल बाहर कपड़ा, लेकिन सर्जिकल नहीं है तो फिर डबल मास्क, 2-2 लेयर वाले कपड़े, वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात जो है, जो मैंने प्रैक्टिकल में देखी है, वो है मास्क को ठीक से पहनना। मैं जब बाहर जाता हूँ, मैंने बाजार वगैरह में या दूसरी जगहों पे लोगों को मास्क लगाए हुए लेकिन नाक खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, और मास्क थोड़ी के नीचे या गर्दन के बाहर लगा रहता है, उसको लगाना एक्चुअली वेस्ट है। ठीक है सर, अब सतह से संक्रमण की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र इस गाइडलाइन में किया गया है, इसको कैसे रोकें?
जी, इस गाइडलाइन में संक्रमण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दो बिंदु हैं वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एरोसॉल ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट हमारी 5 माइक्रोन से बड़ी सलाइवा के पार्टिकल्स हैं जो 2 मीटर के अंदर गिर जाते हैं, और एरोसॉल है जो करीब 10 मीटर तक फैलता है। सरफेस पे जो ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं उनसे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। लास्ट ईयर उसकी बहुत अहमियत दी गई थी। इस बार एरोसॉल और ड्रॉपलेट ज्यादा बड़े हैं, लेकिन सरफेस ट्रांसमिशन का भी रोल है, और उसके लिए सरफेस को डिसइंफेक्ट करना, जो भी मेज और बाकी जगह है, और अपने हाथ को सैनिटाइज करना वो जरूरी है। लेकिन जो अहम बिंदु आदर्श जी इस गाइडलाइन का कल वाली का है, वो है जो नई चीज ऐड हुई है बड़ी पहली बार एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में, वो है बंद जगहों पर लोगों का इकट्ठा होना जी। और उसका ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंस होना। आदर्श जी सर, और इसी पर मेरा अगला सवाल है सर कि बंद जगहों पर, खास करके बंद जगह की बात करें तो घर भी है, ऑफिस भी है, अगर हम ऑफिसेज में हैं तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं इसमें सर, तो वहां पर संक्रमण को कैसे रोकें? एक तो सरफेस वाला इशू है, वो तो आप समझा ही रहे हैं, लेकिन ये जो अब हवा के जरिए घरों में या हम ऑफिसेज में हैं, सब कुछ सेंट्रली कूल्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जी जी आदर्श जी, हम जल्दी से इसके पांचों बिंदु को कवर कर देते हैं। पहला बिंदु इस गाइडलाइंस का था कि उन्होंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया कि एरोसॉल ट्रांसमिशन एक अहम मोड है, जिसकी वजह से हम सबको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, और मास्क का अहम रोल हो गया है। दूसरा उन्होंने बात की है मास्क की, कि मास्क, डबल मास्क जरूरी है, और ये कैसे होता है हमने दिखा दिया। अब तीसरा चीज जो बताई है उन्होंने बड़ी सुंदर फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाया है कि अगर कहीं पर भी कोई बंद कमरा है जहां वेंटिलेशन नहीं है, और मान लीजिए वहां कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको सिम्टम हो या ना हो, वो व्यक्ति जब सांस लेगा उसका एरोसॉल उस कमरे में इकट्ठा होता जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए आपने कमरे में कोई बड़ी खुशबू वाली या बदबू वाली चीज रख दी, तो उसकी स्मेल उस कमरे में भर जाती है, लेकिन अगर आप खिड़की दरवाजे खोल दे तो वो स्मेल बाहर निकल जाती है, और वो बदबू या खुशबू जो भी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हमारे कमरे वेल वेंटिलेटेड हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको खोल दें, और स्पेशली अगर कहीं एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो उस कमरे की हवा को बाहर फेंक दे, तो उस कमरे के अंदर जो एरोसॉल का कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिससे दूसरों को संक्रमण का चांस कम हो जाता है। ये गांव की झोपड़ियों में भी किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो सरपंच लोग हैं वो अगर बंद झोपड़ी है तो उसमें थोड़ी सी दीवार कटवा के कोई जाली या हवा पार होने की दो तरफ, एक दीवार पे और उसके ऑपोजिट दीवार पे, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। जो हम लोगों के शहरों में घर हैं, अगर खिड़की दरवाजे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा खोल के रखें। अगर आपने एसी भी ऑन किया है, विंडो एसी ऑन किया है, और आपने विंडो एसी ऑन करके कमरे को बिल्कुल दरवाजे खिड़की बंद रखे हैं, तो जितने लोग वहां पर कमरे में हैं, अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो उनके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। लेकिन एसी ऑन के साथ अगर आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो वो संक्रमण का खतरा कम हो गया। उसके साथ अगर आपने कोई एग्जॉस्ट लगा दिया, जैसे मैंने अपने ऑफिस में किया था कि एक टेबल फैन को ले करके दरवाजे के पास उसको बाहर की तरफ मुंह करके रख दिया था, तो वो कमरे की हवा को कंटिन्यूअसली बाहर फेंक रहा था। तो इससे आप कमरे के अंदर एरोसॉल के कंसेंट्रेशन को कंटिन्यूअसली कम कर रहे हैं, जिससे आपका एक्सपोजर का खतरा कम हो जाएगा। अब सेंट्रली एयर कंडीशन अगर कोई जगह है तो वहां पर अच्छे फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात की गई है कि उनकी सेंट्रल टावर में हीपा फिल्टर जो होते हैं, जो अगेन 95% के करीब वायरसेस, बैक्टीरिया को रोक लेते हैं, वो फिल्ट्रेशन सिस्टम होनी चाहिए, या फिर वहां पर भी वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। और इसी तरह की चीजें जो हैं करने से, ऐसे ही जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जैसे मॉल्स हैं, हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पर भी जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है उसमें हमें हीपा फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे ये वायरस पार्टिकल्स उसमें रुक जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी उन्होंने बात की है कि बसेस वगैरह हैं, अगर वो एयर कंडीशन बंद बस होगी तो एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित है तो बाकियों को संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। अगर एयर कंडीशनिंग बंद करके हम खिड़की खोल देंगे और कंटिन्यूअसली हवा उसमें से सर्कुलेट हो रही है,
तो वो जो लोग खांसेंगे उनका एरोसॉल बाहर निकल जाएगा और दूसरों को खतरा कम होगा। तो इस तरह से बड़ी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी गई हैं। वो इस बात को नजर रखते हुए कि एरोसॉल 10 मीटर तक ट्रैवल करेगा और कुछ घंटों तक हवा में रहेगा। सर और इसमें उस दौरान एक चीज उस और एरिया में जो भी व्यक्ति आके बिना मास्क के सांस लेगा उसके अंदर चला जाएगा। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, एरोसॉल की हम बात बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये 2 से 10 मीटर तक फैल सकता है, तो इससे बचाव कैसे होगा? अभी तो चलिए सर लॉकडाउन है, हम लोग घरों में हैं, तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं, जब निकलेंगे तो ये समस्या तो हमारे सामने और विकराल होकर खड़ी होगी। आदर्श जी बिल्कुल विकराल होकर खड़ी होगी और इसीलिए डबल मास्किंग का रोल आएगा। मान लीजिए मैं संक्रमित हूं, एसिम्प्टोमेटिक हूं और आप नॉर्मल पर्सन है जो उस रूम में है। मैं जब खांसूंगा या बोलूंगा, अगर मैंने डबल मास्क या N95 लगाया हुआ है तो मेरे 80-90% पार्टिकल्स अंदर रुक गए, केवल 10% पार्टिकल आए। आपने भी डबल मास्क या N95 लगाया हुआ है तो फिर से जो भी मेरे 10% पार्टिकल निकले उसके 90-95% रुक गए। तो आपको जो डोज वायरस की आपके बॉडी में जाएगी, वायरल लोड जिसे कहते हैं, वो बहुत थोड़ा होगा और चांसेस हैं कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी उसको झेल जाएगी। अगर मैंने भी मास्क नहीं लगाया, पूरा का पूरा संक्रमण बाहर आया, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपने हेवी डोज इनहेल कर ली, तो आपको संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। ठीक है सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में जो सीरो सर्वे कराया गया उसके मुताबिक ये है कि अगर तीसरी लहर आती है तो 60% बच्चे जो है वो इससे संक्रमित हो सकते हैं, तो उससे बचाव का क्या तरीका रहेगा सर? आदर्श जी, ये काफी रिसर्च का मुद्दा है कि जिन लोगों को लास्ट ईयर संक्रमण हुआ था और लास्ट ईयर उनके एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाए गए थे, उनका जब CSIR ने सीरियल सर्वे किया है तो उसमें दिखा है कि बहुत सारे लोग जो उस समय सीरो पॉजिटिव थे वो अब निगेटिव हो गए हैं, यानी कि वो एंटीबॉडी शायद 6 महीने में कहीं ना कहीं डिस्पायर हो गई है। सरकार ने परसों ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अभी जितना भी संक्रमण हुआ है उसने हमारी केवल 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है और 98% पॉपुलेशन अभी भी अनअफेक्टेड है और इसलिए वल्नरेबल है और उसमें बच्चों की संख्या बड़ी भारी मात्रा में है। तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है आज की तारीख में, और वो है वैक्सीनेशन। हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन बच्चों में भी करना पड़ेगा। और दूसरा, जब तक हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका अच्छी तरह से वैक्सीनेट होकर प्रोटेक्ट नहीं हो जाता, मैं स्कूल्स को खोले जाने की किसी भी कीमत पर उसको अपोज करूंगा, चाहे कितना भी सेशन का नुकसान हो। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों के खतरे को मद्देनजर रखते हुए हम स्कूल्स को खोलने का निकट भविष्य में सोच भी नहीं सकते जब तक हमारे बच्चे वैक्सीनेशन के द्वारा अच्छी तरह प्रोटेक्ट ना हो जाए। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम इन गाइडलाइंस को लेकर जो सबके मन में सवाल थे उनको दूर करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।